मैंने डरते हुए घर में कदम रखा। सब कुछ अव्यवस्थित था। घर भर में बिखरी किताबें, कागज, जूते, चप्पलें माँ की अनुपस्थिति का एहसास दिला रही थी। माँ थी तो घर दमकता रहता था। मजाल है जो एक दिन का भी इधर से उधर हो जाए। उसी घर में आज मक्खियां भिनभिना रही थी। घर में फैला सन्नाटा हृदय की धड़कनें बढ़ा रहा था। चारों ओर भटकती मेरी निगाहें पूजा घर के सामने ठहर गई। ठीक सामने एक छोटा सा सफेद मंदिर। शादी की 25वीं वर्षगांठ पर पापा का दिया यह अप्रतिम उपहार माँ को प्राणों से भी ज्यादा प्यारा था। हर सुबह स्नान ध्यान के बाद उसे आंचल से साफ करते समय उनका चेहरा बहुरंगी फुहारों से नहा उठता। पति का उपहार व भगवान की पूजा, प्रणय और भक्ति के दो रंग अपनी अपनी छाप छोड़ने की होड़ में तीसरा बन जाते थे। बड़े बड़े बच्चों के सामने माँ की आंतरिक अनुभूतियां छुपाए न छुपती तो वे बिना बात ही हंस पड़ती थी। पूजा का कमरा वैसा ही था जैसा वे रखती थी। मंदिर के बगल में एक तरफ करीने से लगी रामायण, गीता आदि धार्मिक किताबें तो दूसरी तरफ चंदन, रोली, सिंदूर, अगरबत्ती, धूप बत्ती, चावल, रुई, कलावा और तांबे के बर्तन। लगा जैसे थोड़ी देर में माँ रामायण का स्वस्वर पाठ करने लगेंगी। मैं कुछ देर तक यूं ही पूजा घर के सामने दरवाजे से सिर टिकाए खड़ी रही। कंधे पर मृदुल स्पर्श पाकर मैं घूमी तो सामने पापा खड़े थे। मैं खुद को रोक नहीं पाई और पापा की बाहों में झूल गई। पापा, ये क्या हो गया? कहना तो चाहती थी मगर आवाज़ जैसे गले में फंस कर रह गई। जैसे तैसे कह पाई, आपने मुझे पहले खबर भी नहीं दी। हार्ट फेल की पहले से क्या खबर देना बेटा? और फिर मृत शरीर बहुत बड़ा भार बन जाता है जिसे ज़्यादा देर घर में नहीं रखा जा सकता। पापा की उंगलियां हौले हौले मेरे सिर सहला रही थी। कभी कभी शब्दों से परे भी कितना कुछ संप्रेषित हो जाता है। अपने सिर पर उनकी उंगलियों के स्पर्श से मैंने महसूस किया कि तिल तिल घुटने लगे हैं। पापा, एक जमाने का लौह पुरुष भीतर ही भीतर खोखला हो गया है। माँ थी तो बड़ा सहारा था, अब नितांत अकेले रह गए हैं। जिम्मेदारियां कम थोड़ी ही है। पायल की शादी करनी है, छोटे की पढ़ाई पूरी करनी है। शायद ये जिम्मेदारियां ही उन्हें बिखरने से रोके हुए है। 2-3 दिनों में मेहमानों से घर भर गया। चाची, ताई, बुआ सब अपने अपने बाल बच्चों के साथ आ गई। घर में भीड़ तो थी पर एक अजीब सी खामोशी थी। बुआ चाची की कानाफूसियां थी तो कहीं मर्दों का जमावड़ा था। बहुएं और लड़कियां काम में लगी हुई थी। बस नहीं थी तो माँ। मेरे विवाह के समय कभी लोगों की आवभगत करती माँ, एकांत में बेटी के बिछो में स्नेह विगलित दुख के आंसू पहुँचती माँ, रसोई में बैठी आँच से तपती चेहरे वाली माँ, आते जाते मेहमानों के पैर छूती माँ, भंडार से सामान निकालती माँ, मुँह छुपाए रोते पापा को आत्मीय झिड़कियाँ देती माँ। माँ की एक एक छवि चलचित्र सी मेरी आंखों के सामने तैर रही थी। माँ की मृत्यु पर संबंधियों के औपचारिक व्यवहार ने हम तीनों भाई बहनों को शतबद्ध कर दिया था। 13वीं के दिन महापात्र को सामान देते समय मुंह में दुपट्टा दाबकर सुबह पड़ने वाली पायल पीछे से आते समय वेद रुदन को सुन हिचकियां दबाकर अंदर भाग गई। छोटे के पास बैठी मैं मुँह खो गई थी। पायल फिर बाहर जाने को हुई कि आंगन से आती चाची के स्वर लहरी, हाय जीजी, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? सुनकर ठिठक गई। दीदी, पापा ने इन सब की ढोंग दिखाने के लिए क्यों बुला लिया? ये वही चाची है जो जिंदगी भर माँ को ताने मार मार कर छीलती रही। पायल ने भीतर का दुख और गुस्सा दबाकर कहा, क्या कहूँ, क्यों बुला लिया? न बुलाते तो शिकायतों का अटूट सिलसिला पापा को उम्र भर चैन से जीने न देता। उन्हें भी समाज में रहना है और यही लोग समाज है। आज के सगे भाई बहन कल रिश्तेदार और परसों समाज बन जाते हैं। पायल, जरा हलवाई से मुन्ने को लड्डू तो दिलवा दे, बड़ी देर से रो रहा है। पसीना पोंछती हुई चाची आई और धम से पंखे के सामने बैठ गई। चाची, अभी रो कौन रहा था? पायल ने हैरानी से पूछा। अरे मैं ही थी। इस मौके पर जब कढ़ाई में पहली पूरी पड़ती है तो रोया जाता है। बड़ी जीजी बाहर बैठी थी इसलिए मुझे ही पहली पूरी डालने की रस्म निभानी पड़ी। पायल का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। मुझे डर लगा कि वह कुछ अनाप शनाप न कह बैठे, लेकिन चाची आंगन में नवागत पड़ोसन को देख पल्ले से मुंह छिपाती कमरे से निकल गई। वे जीजी के प्रति शोक प्रकट करने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। कुछ ही देर में उनके औपचारिक रुदन का स्वर वातावरण में फैल गया। 4-5 महिलाएं उनके सिर और पीठ पर हाथ फेरते हुए उन्हें चुप कराने लगी। छोटे मेरे पैर पर सिर रखे रखे सो गया था। उसे लिटाकर उठी तो अपने और पायल के बारे में सुनाई पड़ा। लड़कियां कहाँ हैं? भीतर बैठी हैं। सुना है बेटियों ने एक भी आंसू नहीं गिराया। पत्थर का कलेजा है दोनों का। इस पर क्या कहा गया सुनाई नहीं पड़ा। बाहर गई तो सब तिरस्कृत निगाहों से घूर रही थी। माँ चली गई पर समय नहीं रुका। 13वीं हो जाने के बाद धीरे धीरे सारे मेहमान चले गए। पायल का कॉलेज, छोटे का स्कूल और पापा का ऑफिस जाना शुरू हो गया था, मगर घर आंगन के चप्पे चप्पे पर एक अजीब सा शून्य फैल गया था। पापा को ऑफिस जाने में रोज देर होने लगी। छोटे अक्सर बिना खाए जाने लगा। पायल का कॉलेज भी आए दिन छूटने लगा। माँ के अचानक चले जाने के बाद पता चला कि हम सब कितने आश्रित थे उन पर। आश्चर्य तब हुआ जब मैं नाश्ता लेकर गई तो देखा छोटे भी पहले घंटी
ठुनकने के बाद तैयार होता था, फिर नखरे करके खाना खाता था। माँ के लाड़ प्यार ने उसे अब भी छोटा बना रखा था, वरना 13-14 साल का लड़का छोटा नहीं होता। आज तैयार होकर खुद नाश्ता करने बैठ गया, आधा पराठा खाया और उठ गया। दीदी भूख नहीं है, खा लो गोलू, दिन भर भूखे रहोगे। मैं तो जानती भी नहीं कि माँ इसे कैसे मनाती थी। कुछ नहीं सूझा तो पूछा, माँ की याद आ रही है? उसने आंखें नीची कर ली, फिर बोला, दीदी क्या अब माँ कभी वापस नहीं आ सकती? नहीं गोलू, मैंने मुश्किल से अपने को रोका। वह हिचकिया लेता हुआ मुंह से लिपट गया। यह क्या हो रहा है छोटे, तुम्हें स्कूल नहीं जाना? चलो बस्ता उठाओ। पापा नहाकर सीधे कमरे में चले आए थे। छोटे ने बस्ता उठाया और चुपचाप निकल गया। मैं बाहर आई, वहाँ पायल चौखट पकड़े रो रही थी। मुझे देखते ही लिपट गई। पीछे पीछे पापा भी आ गए। पायल बेटा, तुम तो धीरज रखो, तुम्हें देखकर गोलू भी रोएगा। चलो खाना लगाओ, भारी आवाज से पापा ने कहा। इसके बाद 2-4 दिन घर व्यवस्थित करने में निकल गए। अकेले घर काटने को दौड़ रहा था। चारों ओर माँ का स्पर्श विहिल कर रहा था। उस दिन रविवार था, सब लोग घर में ही थे। मैं नहाकर निकली तो देखा पापा गंदे कपड़ों का ढेर लगाए बैठे थे। मैंने ड्राइंग करने वाले कपड़े एक तरफ रखे और बाकी कपड़े बाथरूम में डाल आई। खाना खाकर पापा को बुलाने गई तो देखा वे बाथरूम में बैठे बनियान में बहुत सा साबुन लगाए उसे धोने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या पापा? मैंने उनके हाथ से बनियान छीन ली। आप छोड़िए, मैं धो लूंगी। तुम कब तक धोओगी? फिर तुम्हारे जाने के बाद अकेली पायल क्या क्या करेगी? तुम्हारा क्या ठिकाना कब अभय लेने आ जाए? सच ही तो कह रहे हैं पापा, मैं तो भूल ही गई कि मुझे जाना भी है। पता नहीं मीठी कैसे रहती होगी, बेचारी है भी कितनी सी। मैं तो तार पाते ही अभय के साथ चली आई थी। इतनी छोटी बच्ची मेरे बिना कैसे रहती होगी? मीठी के भोले मुख की स्मृतियाँ मुझे उदास कर गई। क्या करूं, चली जाऊं या उसे यहीं बुला लूं? मुझे छोड़ने आए अभय 2 दिन रुक कर चले गए थे, तब से कोई पत्र भी नहीं आया। 15-20 दिन होने को आए। उन्होंने तो कह दिया था कि जब ठीक समझो आ जाना। इस बीच अभय ने अम्मा जी को बुला लिया होगा। मीठी परेशान कर देती होगी, क्या पता भूखे ही स्कूल चली जाती हो। एकाएक मेरे हृदय में ऐसी वेदना उठी कि लगा किसी भी तरह मीठी मुझे मिल जाए और मैं उसे आंख में भींच लूं। दीदी खाना खाने चलो, पायल ने कहा तो मैं चौंक गई। मैं अनमनी सी जाकर बैठ गई। सब चुपचाप खा रहे थे। बीच बीच में पापा सबको बहलाने की कोशिश कर रहे थे। सोनी, तुम मिठी को क्यों छोड़ आई? पापा ने पूछा। जी मैं एकदम से चली आई थी ना, मैंने प्लेट में उंगलियां घुमाते हुए कहा। उसे ले आती तो इन दोनों का भी मन लगा रहता। वहाँ कैसे रहती होगी? अम्मा जी आ गई होगी। दीदी मिठी को बुला लो ना, गोलू ने कहा। अब दीदी कितने दिन के लिए बुलाएगी उसे? इसे भी तो जाना है। फिर मेरी ओर घूमकर बोले, सोनी तुम बता देना तुम्हारे लिए क्या क्या करना होगा। भाई मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। सचमुच पापा को कुछ नहीं मालूम था। सारे अवांडर माँ ही समेटती थी, किसको क्या देना है, कहाँ क्या व्यवहार निभाना है, सब कुछ वही बताती थी। हर बार मेरे जाने के 4 दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर देती थी। ढूंढ ढूंढ कर मेरी पसंद की चीज़ें बनाती थी। पायल अक्सर कहती, दीदी तुम जल्दी जल्दी आया करो तो मेरा भी भला होता रहेगा। और फिर चलते समय सामान की तैयारियां, कभी खजूर बांध रही है तो कभी मिठाई बना रही है। विदाई में मेरी साड़ियाँ और मीठी को कपड़े ज़रूर देती थी। चलते समय अभय का टीका भी ज़रूर करती थी। उनकी सामान देखकर अभय कहते थे, यह सब कैसे जाएगा? वहाँ सब मिलता है माँ। सुनकर माँ की आंखें भर आती। जानती हूँ बेटा, तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं है, पर मुझे यह सोचकर संतोष मिल जाता है कि अपने घर पहुँचकर भी सोनी 4-6 दिन मेरे हाथ की बनी चीज़ें खा लेगी। ऐसे समय कुछ नहीं दिया जाता पापा, और मैं अभी जा ही कहाँ रही हूँ। मेरे स्वर में पीड़ा छलक पड़ी। दीदी तुम मत जाना, मीठी को यहीं बुला लो, गोलू ने लिपट कर कहा। और अगर आज ही अभय आ गए तो? पापा ने कहा तो दोनों के चेहरे उतर गए। पायल उठ गई पर जाते जाते फुसफुसा गई, दीदी अभी जाओगी तो मेरी पढ़ाई चौपट समझो। कैसे जाऊं इन्हें छोड़कर? पायल पढ़ नहीं पाएगी, गोलू रो रो कर आधा हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगी, मीठी को भी यहीं बुला लूंगी। पर फिर अभय कैसे रहेंगे? अम्मा जी ज़्यादा दिन नहीं रुक सकेंगी, क्योंकि उनके बिना गांव में बाबूजी को परेशानी हो जाएगी। हे भगवान, मैं क्या करूं? चाची जी को बुला लूं, लेकिन चाची के सामने गोलू के सहमे चेहरे ने मुझे सिहरा दिया। मैं चुपचाप जाकर माँ के पूजा घर में बैठ गई। लगा जैसे सारी उलझनों से मुक्त होकर शांति और पवित्रता के घर में आ गई हूँ। इस शांति को बूंद बूंद घुटकते हुए पीतल की मूर्ति को हाथ में लेकर सिंदूर लगाया तो लगा माँ पीछे खड़ी हैं। अरे पहले नहला तो ले भगवान को। और फिर
वही चिर परिचित स्नेहिल हंसी। मेरी आंखों के सामने वे तमाम दृश्य ज्यों के त्यों तैरने लगे। पूजा घर में अगरबत्ती की भीनी भीनी खुशबू, छोटी सी घंटी की खनक, अशुद्ध उच्चारण में शिव स्तुति बुदबुदाती माँ अपनी सांवली अनगढ़ उंगलियों से रामायण के पन्ने पलटते हुए मुझे हवन कुंड में आग ले आने का इशारा करती। मैं दरवाजे से निकलते निकलते साक्षात गौरी बनी माँ को देखती, जो पति के सामने ही मृत्यु का वरदान मांगते हुए आंखें मूंद लिया करती थी। शायद यह उनकी निश्चलता ही थी जो भगवान ने सुन ली और पूरी कर दी। दीदी, तुम्हारा पत्र आया है। पायल ने एक लिफाफा मेरी गोद में डाल दिया। अभय का संक्षिप्त सा पत्र था। मीठी बीमार है, मैं 5 तारीख की सुबह आ रहा हूँ। पढ़कर पत्र मैंने रामायण में दबा दिया और बैठी रह गई, निश्चल निशब्द। तारीख याद करने की कोशिश की तो याद आया 5 तारीख तो परसों ही है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब